अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Huawei Y9 Prime 2019 का। इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग इस चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आप कार्ड में डाल दूंगा, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं एक ऑनेस्ट और कंप्लीट रिव्यू करने की कोशिश करूंगा और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा इस फ़ोन के साथ, पिछले कुछ दिनों से मैं इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा हूं, अपना वो जो एक्सपीरियंस है वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। अच्छा, डिज़ाइन को लेके अगर हम बात करें बैक पैनल की, तो नो डाउट यहाँ पे Huawei ने आउटस्टैंडिंग काम किया। स्पेशली यार ये जो कलर है ना, ये बहुत ही खूबसूरत कलर है। यहाँ पे जो दो टोन दिए हैं इस ग्रीन कलर को Huawei ने, यानी है तो ग्रीन लेकिन यहाँ पे दो किस्म के ग्रीन कलर्स मिलते हैं। एक पार्ट आपको मिलता है ये ऊपरी हिस्से में और दूसरा पार्ट आपको मिलता है नीचे वाले हिस्से में। तो ये दोनों के जो टोन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे के मुकाबले में, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका जो कलर है ये एक प्लस पॉइंट है इस फ़ोन का। डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे बैक पे हमें ट्रिपल कैमराज मिलते हैं और साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इन कैमराज की जो पोजीशन है वो कोई नई नहीं है। इससे पहले भी हमें Huawei के कई फ़ोन ऐसे हैं जिसमें इस तरह की कैमराज हमें मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इस कलर की वजह से इस फ़ोन ने इस फ़ोन की जो अहमियत है उसको मज़ीद बढ़ा दिया और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसको जो बाकी कलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो ग्रीन कलर है ये आउट क्लास है। मतलब मुझसे अगर पूछे तो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलर Huawei Y9 Prime 2019 के अंदर ये ग्रीन कलर है। अच्छा, जब बात करते हैं इनकी कैमराज की, बैक पे हमें जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिपल कैमराज मिलते हैं। और अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें से एक हमारे पास जो मेन कैमरा सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का है, 1.8 अपर्चर का, जिसको वाइड एंगल भी कहा है Huawei ने। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और तीसरा जो हमारे पास लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का है और ये डेप्थ सेंसर है, बैकग्राउंड ब्लर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप 1080 फ्रेम 30% पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर इनके कैमरा सैंपल्स की बात करें तो ये कुछ सैंपल्स हैं जो सब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ लाइटिंग सिनेरियोज में मैंने कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए एक रेफरेंस के तौर पर। और यहाँ पे एक वीडियो सैंपल भी है मेरे पास इसके बैक कैमरा से जो कि मैंने कैप्चर किया। यहाँ पे आपको इमेज स्टेबलाइजेशन यहाँ पे वैसे तो इन कैमराज में नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज स्टेबलाइजेशन ना होने के बावजूद भी इन कैमराज की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें बैक पैनल पे, यहाँ पे जो फ्रंट फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है तो इसकी परफॉर्मेंस भी आउट क्लास है। जैसे हमारे पास Huawei के दूसरे फ़ोन्स हैं बिल्कुल वैसे ही एक बेहतरीन किस्म का यहाँ पे हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जिसकी प्लेसमेंट भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है और इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्यूरेट और फास्ट है। यहाँ पे मुझे फिंगरप्रिंट को लेके किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। फ्रंट की अगर हम LCD की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो स्क्रीन है वो एक LTPS IPS LCD मिलती है 6.59 इंच की, और रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2340 पिक्सल वाली स्क्रीन हमें मिलती है 391 ppi डेंसिटी के साथ। अच्छा, ये तो हार्डवेयर हो गया, ये तो स्पेसिफिकेशन हो गई इस स्क्रीन की, लेकिन अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये जो स्क्रीन है इसमें आपको किसी किस्म की नॉच नहीं मिलती है। अच्छा, ये जो स्क्रीन है इसको अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको कलर थोड़े से फीके फीके नजर आएंगे, लेकिन अगर आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। उसकी वजह ये एक तो फुल व्यू डिस्प्ले है और एक बड़ी स्क्रीन आपको मिलती है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, और इसका रिजल्ट जो वीडियो में आप देखेंगे तो आपको आउट ग्लास रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो वैसे ही आप देखेंगे थोड़े से हल्के से माइनर फीके से कलर आपको लगेंगे, लेकिन जब आप वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, या आप अगर अंदर मेन्यूज़ वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरह की कोई इशू नहीं मिलता। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा कि कलर इसके सही नहीं है, कलर इसके बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन बहुत अच्छी है, स्पेशली व्यूइंग एंगल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, आप अगर अचानक से डे लाइट में जाते हैं, आउटडोर में जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो स्क्रीन है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ऑटो ब्राइटनेस सेंसर यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो स्क्रीन को लेके ये बहुत अच्छा। अच्छा, बेजल्स की बात करें तो यहाँ पे जो नीचे हमारे पास अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे चिन ज़्यादा, हल्की सी ज़्यादा है, और उसके अलावा तीनों साइड पे जो बेजल्स हैं वो बहुत कम है। मतलब अगर हम मिड रेंज की बात करें, स्पेशली अगर हम इस प्राइस रेंज की बात करें, तो ये स्क्रीन नो डाउट बहुत आउट क्लास स्क्रीन है। और चूँकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको किसी किस्म की नॉच नहीं मिलती, किसी किस्म की कोई मतलब इजाफी जो यहाँ पे बेजल्स हैं, जो इजाफी चिन्स हैं वो आपको ऊपर या नीचे की तरफ नहीं मिलती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपका वीडियो एक्सपीरियंस या फिर गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा हमें स्पीकर दिया गया है और ये इसको हम एयरपीस भी कह सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मुख्तलिफ सेलुलर जो हमारे पास नेटवर्क्स हैं पाकिस्तान में वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रही। हम अगर बात करें मोबलिंग की, टेलीनॉर की, जोंग की या फिर यूफोन की, ये चारों मैंने इसमें इस्तेमाल किए। यहाँ पे मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी और यहाँ पे इस स्पीकर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह यहाँ पे नीचे मेन स्पीकर भी है इस फ़ोन में। ये जो मेन स्पीकर है इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं
तो इसको मैं बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। ये अच्छा है, अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। औसत अगर हम बात करें इसी प्राइस रेंज के अंदर हमें Realme 3 Pro मिलता है, तो उसके स्पीकर की परफॉर्मेंस ज़्यादा मतलब ज़्यादा लाउड है। वो अच्छी मैं नहीं कहूँगा, अच्छी होना मतलब एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर हम स्पीकर की वॉल्यूम की बात करते हैं तो Realme 3 Pro का जो स्पीकर है वो ज़्यादा लाउड है मुकाबले Y9 Prime 2019 के। लेकिन ओवरऑल स्पीकर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं मिलेगी। अच्छा जी, इसके अलावा फ्रंट पे आपको यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा जो कि मोटराइज सेल्फी कैमरा है, और इस फ़ोन की ब्यूटी यही है कि इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट पाकिस्तानी मार्केट की अगर हम बात करते हैं, पॉपअप सेल्फी वाला फ़ोन इस प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी आपको ऑफर नहीं करती है। तो इस हवाले से इस फ़ोन की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है, और इसकी डिमांड जो इतनी ज़्यादा रही, जो हाइप इतनी ज़्यादा रही, उसकी मेन वजह यही पॉपअप सेल्फी कैमरा था। इसकी परफॉर्मेंस की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 16 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर पर बेस्ड एक मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। 1080p 30 फ्रेम पर हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये इस वक्त सेल्फीज़ देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, ये सेल्फी इसके फ्रंट कैमरा से ही मैंने रिकॉर्ड की है। और अब मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ जो कि मैंने इसके जो सेल्फी कैमरा है उससे मैंने रिकॉर्ड किया है। इससे आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस आपको इन कैमरास में मिलती है। अच्छा जी यार, इस वक्त ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये Huawei Y9 Prime 2019 के जो फ्रंट कैमरा है हमारे पास उससे रिकॉर्ड हो रही है। और आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह की यहाँ पे आपको इमेज स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा के साथ मिलती है, किस तरह का एक कैमरा रिजल्ट आपको मिलता है। लाइट बहुत अच्छी कैप्चर कर रहा है यहाँ पे, और तमाम कलर्स मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक यहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ी सी जो लैम्प की लाइट है इसको ये फैला रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो तमाम कलर्स ने बिल्कुल ठीक से कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियो क्वालिटी भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ऑडियो क्वालिटी किस तरह की जो है ये कैप्चर करता है Y9 Prime 2019। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं सेंसर्स की तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। ये सारे सेंसर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन तमाम सेंसर्स को मैंने बाकायदा तौर पर अलग अलग टेस्ट किए, यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पे हर एक सेंसर को मैंने इंडिविजुअली चेक किया गेमिंग के दौरान, नॉर्मल यूजेज के दौरान, तो मुझे किसी भी सेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ इस फ़ोन में हमें USB Type-C पोर्ट मिलती है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में हमें Huawei USB Type-C पोर्ट ऑफर कर रहा है, लेकिन यार इसका मुझे चार्जिंग को लेके कोई फ़ायदा नहीं मिला। मतलब इस फ़ोन में हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है, और इस 4000 mAh की बैटरी को आप फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। क्या ये अच्छी बात थी कि यहाँ पे हमें फास्ट चार्जिंग मिल जाती। इस फ़ोन में जो सबसे बड़ी कमी मैंने महसूस की वो यही फास्ट चार्जिंग थी, जो कि हमें यहाँ पे Huawei जो है वो Y9 Prime 2019 में ऑफ़र नहीं करता है। इसको अगर आप चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट पौने 2 से 2 घंटे आपको लग जाते हैं, बल्कि 2 घंटे ही लग जाते हैं, उससे 5-10 मिनट ज़्यादा ही हो जाते हैं आपको इस बैटरी को फुली चार्ज करने में। अच्छा, इसी तरह इसके बैकअप की अगर हम बात करते हैं तो बैकअप भी बहुत आउट क्लास है इसका। अगर आप नॉर्मल यूजेज करते हैं, अच्छा नॉर्मल यूजेज से मेरी मुराद होती है कि आप कम से कम गेमिंग, वाईफाई का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपना जो डेटा है सेलुलर कंपनी, सेलुलर जो नेटवर्क्स होते हैं उनका जो डेटा है वो आप अगर इस्तेमाल ना करें, वाईफाई पे इस्तेमाल करें, और नॉर्मल जो एप्लीकेशंस होती हैं उसका एक नॉर्मल इस्तेमाल करें, तो आपको 1.5 दिन से ज़्यादा का बैकअप ये जो फ़ोन है ये प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आप हैवी यूजेज करते हैं, अगर आप मुस्तकिल अपने 4G पर से कनेक्टेड हैं, अगर आप मुस्तकिल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गेमिंग करते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, वीडियोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो वहाँ पर इसकी जो अगर हम बैटरी की बात करें तो 1 दिन से तब भी ज़्यादा ही चला जाता है। मतलब 1 दिन तो आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि अगर आप मतलब बैटरी को लेके मैं आपको एक जुमले में अगर कहूँ, अगर आप इसको फुल चार्ज करके घर से बाहर निकलते हैं तो आप इसको ठीक ठाक यूज़ करने के बावजूद भी अगर आप रात को घर पे आएंगे तो आपको आपका फ़ोन आपको पावर ऑन मिलेगा। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपका फ़ोन बंद हो गया और आपका किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा। ये इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस है। गेमिंग की बात करते हैं, लेकिन गेमिंग की तरफ जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इस फ़ोन में मौजूद चिपसेट को लेकर। इस फ़ोन में हमें हाई सिलिकॉन Kirin 710F का चिपसेट मिलता है। ये 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है, और इसके अंदर जो CPU है वो हमारे एक ऑक्टा कोर CPU मिलता है जिसके 4 कोर्स काम करते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर, और बाकी के 4 कोर्स काम करते हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर। माली का GPU मिलता है G51 MP4। अच्छा जी, परफॉर्मेंस की बात करें, आउट क्लास परफॉर्मेंस है, कोई शक वाली बात नहीं। यहाँ पे गेमिंग को लेके चाहे आप PUBG खेलें, चाहे आप फोर्टनाइट खेलें या कोई भी गेम खेलें, यहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। किसी किस्म की कोई लैगिंग, कोई प्रॉब्लम मुझे इस फ़ोन में नहीं मिली। गेमिंग को लेके गेमिंग में यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है इस फ़ोन में।
और स्पेशली अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो मेरा ख्याल है कि इस प्राइस रेंज में ये एक अच्छी गेमिंग है। अलबत्ता अगर हम कंपैरिजन करें इसका किसी और फ़ोन के साथ तो फिर बात अलग हो जाती है, लेकिन हम इंडिविजुअली इस फ़ोन की बात करें तो इस प्राइस रेंज में ये गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मतलब एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। अच्छा जी, इस फ़ोन में नीचे की तरफ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। इस ऑडियो जैक को मैंने काफ़ी टेस्ट किया, मेरे पास मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैंड फ्री हैं, हेडफोन्स हैं, उनसे मैंने इसको चेक किया। और इसके अलावा ये पीछे आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे मेरे पास वूफर रखे हुए, स्पीकर्स रखे हुए 2.1 चैनल के, जिसको भी मैंने इसके 3.5 mm ऑडियो से चेक किया। तो ओवरऑल हैंड फ्री से लेकर इन स्पीकर्स तक मुझे यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस 3.5 mm ऑडियो जैक ने। इवन कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास एक अच्छा हैंड फ्री है तो ये जो 3.5 mm ऑडियो जैक है ये आपको कहीं से भी नाउम्मीद नहीं करता, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है। अच्छा, एक चीज़ और, एक तो मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, तो उसको लेके मैं काफ़ी मतलब है कि मुझे प्रॉब्लम रही है इस फ़ोन को चार्ज करने में, क्योंकि मुझे जो ज़्यादातर आदत है वो जैसे हुआवे की सुपर फास्ट चार्जिंग या फिर हम इसी तरह डैश चार्जिंग वन प्लस की, या फिर अगर हम ओप्पो की बात करें तो वूक प्लस चार्ज, ये जो चार्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है इसकी मुझे ज़्यादा आदत हो गई है। तो मैंने बहुत ज़्यादा फील किया इस फ़ोन की चार्जिंग को। इस फ़ोन को अगर आप 0% से फ़ोन को चार्ज पर लगा देते हैं तो आप 2 घंटे तक तो भूल जाएं, 1.5-2 घंटे बाद इस फ़ोन को आप निकालें ताकि कम से कम आपको एक दिन का आराम से ये बैकअप दे। तो ये एक कमी मुझे महसूस हुई। और इसके अलावा इस फ़ोन की जो बिल्ड है, लेकिन बिल्ड इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको मतलब इस तरह की ही बिल्ड मिलती है, प्लास्टिक वाली। इन हैंड फील लेकिन इसकी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा स्लिपरी है। बैक कवर तो ज़ाहिर हम इस्तेमाल करते हैं और इसके बॉक्स में हमें बैक कवर भी मिलता है, ये अच्छी बात है, उसकी प्रोटेक्शन को मतलब है कि बढ़ा देता है। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ स्क्रीन में हमें जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। तो इनिशियली आपको तकरीबन 2 महीने तक मैं समझता हूँ कि ये स्क्रीन प्रोटेक्टर आपकी हेल्प करेगा, आपका साथ देगा। उसके बाद शायद आपको कोई अच्छा जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे ग्लास वाले और जो दूसरे इस तरह के 2D 3D वाले मिल जाते हैं, वो स्क्रीन प्रोटेक्टर आप इस पर लगा लीजिएगा। लेकिन इनिशियली 1 से 2 महीने तक आराम से आप इस स्क्रीन प्रोटेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार ये मेरा एक्सपीरियंस था इस फ़ोन को जो मैंने इस्तेमाल किया है अब तक का, वो मैंने आपसे शेयर किया है। और मेरा ख्याल है हर एक एंगल को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो काइंडली आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। और बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद ऑल का जो आपके पास ऑप्शन आता है उसको टैप कीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपकी स्क्रीन तक आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।